नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है जैव विविधता अधिनियम 2002। अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के पिछले कुछ सालों से ना यूपीएससी इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछने लगी है, काफ़ी पहले से ज़्यादा। जो अधिनियम है सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो सामने लिखा है ना, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इससे पहले भी यूपीएससी ने कई क्वेश्चंस पूछे हैं। आज हम विस्तार से अच्छे से इसको समझेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यह सीरीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की है और इसके अंदर भी हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने हैं। जहाँ तक बात है इसकी नोट की, तो मैंने इन्वायरमेंट वाली नोट कंप्लीट कर दी है। हो सकता है कि आगे संशोधन करके कुछ और चीज़ें जोड़ूं, 2-4 टॉपिक्स और जोड़ूं, लेकिन ये नोट लगभग कंप्लीट है और ये मैंने प्रोवाइड करा दी है। जितने भी टॉपिक्स मैंने दिखाए थे उससे कुछ ज़्यादा ही इसमें कवर किए गए हैं और वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है। अगर आपने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी और आपको नोट मिल जाएगी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में कौन कौन सी बातें हमारे काम की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया। एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है। देखिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था जिसको कहते हैं सीबीडी। मेरे ख्याल से अगला टॉपिक जो होगा ना इसी पे होगा, सीबीडी। 1992 में हुआ था। इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो उद्देश्य बताए गए थे कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रख सकते हैं, उसको समृद्ध कर सकते हैं, इसके उद्देश्यों को पाने के लिए हमने यह कानून बनाया है 2002 में। बात समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि सीबीडी की जगह कोई और कन्वेंशन दिया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा और कहा जा सकता है कि उसके उद्देश्यों को पाने के लिए हमने किया। देखिए, पर्यावरण से संबंधित 2-3 अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक हम पढ़ रहे हैं, एक 1972 में बना था और एक 86 में बना था। इनको भी हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं, अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। यहाँ से प्रश्न बने हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। अधिनियम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक बॉडी है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसी के तहत ये मतलब बॉडी बनी है इस कानून के तहत। इसके पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। यानी कि ये नीचे जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो करना है तो इससे, इस प्राधिकरण से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन, चाहे वो भारत में हो या नहीं, द्वारा शोध या व्यावसायिक उपयोग के लिए भारत में उत्पादित किसी भी जैव संसाधन की प्राप्ति करना अगर आप चाहते हैं तो इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। चलिए अगली बात क्या है। भारत में पाए जाने वाले या भारत से प्राप्त जैव संसाधन से संबंधित किसी भी प्रकार के शोध के परिणामों का स्थानांतरण करना। शोध किया गया, क्या रिजल्ट आया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इसमें भी आपको अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखिए, ये सब चीज़ें ना सेंटेंस के रूप में पूछी जा सकती हैं। जब मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जल्दी से ख़त्म करने पे लगा हूँ ताकि मैं बताऊँ कि हर विषय से किस किस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ये सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। भारत से प्राप्त जैव संसाधनों पर किए गए शोध पर आधारित किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का दावा करना है तो भी आपको उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कुछ बातें हो गई जिनके लिए मतलब ये सब करना है तो आपको प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखिए इसी में और कौन सी बात की गई है। इसमें मतलब कानून में 3 स्तर की संरचना बनाई गई है। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी यहाँ से आते हैं। एक चीज़ देखिए, मैं बता दूं, हर साल यूपीएससी कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे पूछती है जो किसी बॉडी से रिलेटेड होता है। कोई प्राधिकरण है, कोई आयोग है, चाहे वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कानून में 3 स्तरीय संरचना की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इसी से पूछना पड़ेगा ये सब काम करने से पहले। उसके बाद से राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये है कहीं पे ना, अब आगे देखेंगे तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे एनबीए और इसको पढ़ेंगे एसबीबी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा है जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ। ठीक है, ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर बनती हैं। ये 3 स्तर की संरचना की बात की गई है इस कानून में। अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए। अधिनियम
ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिनियम है इन प्राधिकरणों हेतु देश के जैव प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित किसी भी अनुसंधान परियोजना को निष्पादित करने के लिए विशेष वित्त और एक पृथक बजट का प्रावधान करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून में कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय संरचना है ना, इनके लिए ये कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अनुसंधान की कोई परियोजना चलाते हैं तो उसके लिए अलग से पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, एक पृथक बजट होना चाहिए इनका, ठीक है ना। अब देखिए आगे और कौन सी बात है। यह जैव विविधता संसाधनों के धारणीय उपयोग की निगरानी करेगा, ठीक है, तथा वित्तीय निवेश और प्राप्तियों पर नियंत्रण रखेगा तथा पूंजी और बिक्री की उचित व्यवस्था करेगा। नॉर्मल सी बात है, इस तरह की चीज़ें तो कई जगह आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के आदेश अथवा लाभ के बंटवारे के निर्धारण से संबंधित किसी भी शिकायत को कहाँ भेजा जाएगा? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको एनजीटी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको भी मैं शामिल करूँगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या कहा गया है फिर से समझिए। ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड है, यह राज्य वाला है, ठीक। इनके आदेश या लाभ के बंटवारे के निर्धारण से संबंधित कोई शिकायत है तो उस शिकायत को कहाँ भेजा जाएगा? एनजीटी के पास भेजा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम, अच्छा गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। अधिनियम से कुछ छूट भी दी गई है, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि ये करने के लिए पूछना पड़ेगा, कुछ छूट है। सामान्य तौर पे चीज़ें आप वैसे भी समझ जाएंगे, नॉर्मली गेस कर लेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। अधिनियम में उन भारतीय जैव संसाधनों को शामिल नहीं किया गया है जिनका सामान्य वस्तुओं के रूप में व्यापार किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इस प्रकार की छूट केवल तब तक होगी जब तक कि जैव संसाधनों को वस्तुओं के रूप में ही उपयोग किया जाता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। आगे देखिए, यह अधिनियम भारतीय जैव संसाधन और संबंधित ज्ञान के पारंपरिक उपयोग को भी, जो पारंपरिक उपयोग है उसको भी शामिल नहीं करता है, तथा जब जैव संसाधनों का उपयोग केंद्र सरकार की अनुमति के साथ भारतीय विदेश संस्थानों के मध्य सहयोगी अनुसंधान के लिए किया जाता है तब भी इसे अपवाद के रूप में माना जाएगा और इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सरकार जो है कोई समझौता की है किसी के साथ और जैव संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है, तो अधिनियम से छूट दी गई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने पहले अनुमति दे दी, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा गया है, उसको शामिल नहीं किया गया। आगे, विभिन्न प्रकार के काश्तकार हों, जैसे कि किसान हुए, पशुपालक हुए, मधुमक्खी पालक हुए या फिर पारंपरिक उपचारक हैं, ठीक। उदाहरण के लिए वैद्य, ये पारंपरिक उपचारक, हकीम, इनको भी अधिनियम से छूट प्रदान की गई है, ठीक। ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल ऐसा बनाया जा सकता है कि इस अधिनियम से किन किन गतिविधियों को छूट दी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं जवाब दे पाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ज़रा जान लेते हैं ये जो त्रिस्तरीय संरचना थी ना, उसके बारे में। जो पहला है वो है राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता प्राधिकरण। क्या है जी? 2002 वाला जो अधिनियम है ना, उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कब इसको बनाया? 2003 में, पहली बात, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, यह एक वैधानिक निकाय है। इस तरह की चीज़ें यूपीएससी खूब घुमाती है, बार बार घुमाती है। एक बार समझ जाएंगे तो एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि कानून बनाकर इसे बनाया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो जैव संसाधनों के संरक्षण और धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक और सलाहकार संबंधी काम करता है। विनियामक रेगुलेशन का भी काम करेगा और सलाह भी देगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, मतलब ऐसे भी सीधा सीधा स्टेट पीसीएस एग्जाम में बन सकता है या फिर उसमें सेंटेंस में शामिल किया जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी संरचना देखते हैं। संरचना पे जो बॉडी चर्चा में होती है ना, उसकी संरचना पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसकी संरचना देखिए, इसमें जो शामिल होते हैं सदस्य, एक मिनट, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक। अब देखिए, 3 जो होंगे वो पदेन सदस्य होंगे, जिनमें से एक जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा और 2 जो होंगे वो पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। सिंपल, ठीक। आगे देखिए, विभिन्न मामलों से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 और सदस्य होंगे इसमें, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए,
आवश्यक मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों में से 5 गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये मतलब सामान्य संरचना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे इसके कार्य की। कार्य में जैसे अधिनियम को आपने समझ लिया अच्छे से, तो कार्यों में अगर एक्सट्रीम कोई लाइन नहीं लिखी गई है तो आप सामान्य तौर पर कॉमन सेंस लगा के आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो। चलिए, नहीं समझ में आया ना, वीडियो को कई बार देखिए, PDF को कई बार पढ़िए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या काम है भाई इसका? जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित सक्षम वातावरण तैयार करना, एकदम सिंपल सी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार को परामर्श देना, जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव संसाधन तक पहुंच और समान लाभ साझा करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी करना। सिंपल सी लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत से बाहर किसी भी देश में अवैध रूप से प्राप्त, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अवैध रूप से प्राप्त भारतीय जैव संसाधन या ऐसे जैव संसाधनों से संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाने का विरोध करने के लिए आवश्यक उपाय करना। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको कई बार पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, राज्य सरकारों को ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकारों को जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने के लिए परामर्श देना और उनके प्रबंधन के लिए सुझाव देना। ठीक है, जैव विरासत स्थल जो है अभी देखेंगे वहाँ पे आगे नीचे है। अब थोड़ा जान लेते हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में। सिंपल सी बात है, इसमें भी एक हम देखेंगे कि संरचना कैसी होती है। राज्य सरकारें करती हैं, किस अनुच्छेद के तहत, मतलब किस धारा के तहत होती है, जानने की जरूरत नहीं है। संरचना एक बार देख लीजिएगा। संरचना में एक अध्यक्ष होंगे, राज्य सरकार से संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन अधिकारी होते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे नीचे, ये जैव विविधता संरक्षण, जैव संसाधनों के धारणीय उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समान बंटवारे से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं होंगे सदस्य, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में आगे देख लेते हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अभी हमने ऊपर भी देखा था इसी को। ठीक है, काम देख लेते हैं। काम एकदम सामान्य सा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टिपिकल कोई चीज़ होगी ना वो मैं बता दूंगा। बाकी क्या है देखिए, ये संरक्षण, उपयोग, समान साझा, ये सब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, क्या कहते हैं, जारी किया गया दिशा निर्देश, उससे संबंधित राज्य सरकार को परामर्श देना, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए, अभी नोट जो आएगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ देख लीजिए, अन्य व्यावसायिक उपयोग अथवा जैव सर्वेक्षण एवं लोगों द्वारा किसी भी जैव संसाधन के जैविक उपयोग हेतु अनुरोधों को अनुमोदन के माध्यम से विनियमित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इससे अनुमोदन लेना पड़ता है। ठीक है, कोई व्यावसायिक उपयोग हो या जैव सर्वेक्षण वाला हो कोई मामला। ठीक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बने तो क्या करेंगे, ये जो नोट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए कोई राज्य जैव विविधता बोर्ड नहीं है। ठीक, अच्छा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करता है और उनके कार्य करता है। कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाया गया ना वो इसके लिए काम करता है। अच्छा, अब स्थानीय स्तर पर देख लेते हैं ये समितियां क्या हैं। समितियों से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेषता है इसकी, बहुत खास बात, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना अभी एक दृष्टिकोण काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है और काफ़ी इस पे जोर भी दिया जाता है कि मैनेज करना है ना तो ग्राउंड लेवल पे ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, चाहे कोई संसाधन हो, चाहे फिर बायोडाइवर्सिटी की बात हो। ठीक, इसलिए इन समितियों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा। क्या है जी? अधिनियम की धारा फलाना में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने वैसे मैंने फलाना बोल दिया था की धारा 41 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़, ठीक है, इनका गठन करेगा, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, धारणीय उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देना। ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे इसको। ठीक है, संरचना इंपॉर्टेंट है।
संरचना में देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो भाई अध्यक्ष सामान्य तौर पर एक ही होता है, अध्यक्ष एक से ज़्यादा थोड़ी होते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं उनके बाद। तो एक अध्यक्ष होंगे और स्थानीय निकाय द्वारा नामित 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी कि मैक्सिमम 6 सदस्य होंगे उसमें। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जैव विविधता प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और कम से कम 18% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यही इंपॉर्टेंट है, 1/3 और 18%। एक सेकेंड, ये और ये, ठीक। अच्छा, जैव विविधता जो समिति है ये वाली, अध्यक्ष को समिति के सदस्यों की बैठक द्वारा चुना जाता है, यानी कि सदस्य बैठेंगे, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव होता है ना, मैंने पढ़ाया था, आपने नहीं देखा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सारे सदस्य बैठेंगे, उसी में से फिर एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा। अच्छा, इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय का अध्यक्ष करेगा जब बैठक होगी तो। अच्छा, आगे देखते हैं, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के पास समान मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यहाँ भी लगभग लोकसभा अध्यक्ष की जैसी बात हो गई, लगभग कई वही बात हो गई कि जब समान मत मतलब 50-50 का मामला हो गया किसी मुद्दे पे, तो ये अध्यक्ष जो है वोट देंगे और फिर उसके बाद से निर्णय हो जाएगा। काम देखिए, काम से प्रश्न आ सकता है कि इस समिति का काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना। पूछा जा सकता है कि पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर क्या है, कौन इसे तैयार करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा कि एक आया कहाँ से, यही से आया। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता एवं ज्ञान, उनके औषधि या अन्य उपयोग अथवा कोई अन्य व्यापक जानकारी होगी। इसमें बताया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति होती है, किस तरह के जीव जंतु हैं, उनके बारे में और कौन कौन सी जानकारियां हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी बातें उस रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अगवा लिखा है जी पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। अच्छा, देख लीजिए एक बार इसको। इसके तहत स्थानीय जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और कार्यों के सहभागी अभिलेखन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वही बात है। ठीक है, रजिस्टर में आगे एक चीज़ मिलेगी, अभी मैं उसको दिखाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता एवं ज्ञान, उनके औषधि, ये सब वही बातें हैं, व्यापक जानकारी होगी। ठीक है, इन्हें जैव संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर स्थानीय लोगों के अधिकार निर्धारित करने में कहा गया महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों के रूप में देखा जाता है। यानी कि स्थानीय लोगों को जब अधिकार दिए जाएंगे, एक हम कानून पढ़ेंगे 2006 में बना था कि जो मान लेते कोई आदिवासी क्षेत्र में कोई जगह है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को अधिकार देने हैं, तो किस किस बात का अधिकार दिया जाए कि इसका उपयोग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उस रजिस्टर से पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह के संसाधन हैं, तभी तो अधिकार दिए जाएंगे उससे संबंधित। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल, ये क्या है? क्वेश्चन सिंपल आ सकता है, या किस अधिनियम द्वारा समर्थित है? अब मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, 86 वाला, 72 वाला, 2002 वाला और 2006 वाला सॉरी 2006 वाला, तो आप किससे करेंगे? 2002 में जो बना है अधिनियम बायोडाइवर्सिटी वाला, उससे। ठीक है। अच्छा, क्या है जी विरासत स्थल? जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें जैव विविधता के क्षेत्रों को ये विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अधिसूचित कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किसके परामर्श से? स्थानीय निकायों के परामर्श से, वही स्थानीय निकाय जो भी बना रहे थे वो रजिस्टर। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनमें अनूठे सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र, वल्नरेबल मतलब दिक्कत है वहाँ पे, संकट है थोड़ा सा। ठीक है, तटीय और अंतर्देशीय जल तथा समृद्ध जैव विविधता वाले निम्नलिखित घटकों में से, यानी कि नीचे जो बताने वाला हूँ, एक अथवा अधिक विशेषता युक्त समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। अब देखिए ये जो बातें नीचे लिखी गई हैं यहाँ पे, ये इन्हीं में से, ये सारी विशेषताओं में से एक या दो ये विशेषताएं अगर शामिल है तो उन्हें विरासत स्थल घोषित किया जाएगा। जैसे कि वन्य प्रजातियों के साथ साथ घरेलू प्रजातियाँ
ये सब उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, दुर्लभ प्रजातियाँ होनी चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए ना, कीस्टोन प्रजाति होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्यपरक मूल्यों वाली सांस्कृतिक विविधता के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो होगा वो होगा CBD। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार अच्छे से उसे समझ लीजिए कि इस अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ बनाई गई हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनके काम कैसे हैं, और रजिस्टर कैसे तैयार होता है, समिति कैसे बनती है, और विरासत स्थल क्या होता है। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। ठीक, उनका अच्छे से रिविज़न करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। इससे तैयारी और ज़्यादा आसान होगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे मिलते हैं। नमस्कार।